नमस्कार और आपका स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में। आज हम कुछ ऐसे विचारों की गहराई में उतरेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि लोग आखिर पैसा कैसे कमाते हैं और शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जीवन में अपना रास्ता कैसे चुनते हैं। नमस्कार। बिल्कुल, ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आते ही हैं। क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ एक नौकरी पा लेना है या कुछ और भी है? और हमने देखा ही है कि पैसे कमाने के कितने अलग-अलग तरीके लोग अपनाते हैं। हाँ, और ये तरीके सिर्फ काम के प्रकार में ही अलग नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच में भी बहुत अलग होते हैं। एकदम बुनियादी फर्क होता है। और इन्हीं अलग अलग तरीकों और सोच को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा गया है। हाँ, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये मॉडल ना 4 हिस्सों में बांटता है कि लोग अपनी आमदनी इनकम मुख्य रूप से कहाँ से पैदा करते हैं। कौन से हैं वो 4 हिस्से? ये 4 हिस्से हैं ई, एस, बी और आई क्वाड्रेंट। ESBI, ठीक है। आज हमारा इरादा है कि इन विचारों को, इस मॉडल को बहुत ही सरल तरीके से समझें। हम देखेंगे कि ये ESBI आखिर हैं क्या, इनमें आने वाले लोगों की सोच में क्या फर्क होता है। और वो बात भी कि क्यों सिर्फ दिन रात कड़ी मेहनत करना ही शायद अमीर बनने या आप कह लें वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, अक्सर हम सबसे बचपन में पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनोगे, और जवाब भी कितने मजेदार होते हैं। कोई पायलट, कोई डॉक्टर। हाँ, अंतरिक्ष यात्री, सबके अपने अपने सपने होते हैं। हाँ, और इन विचारों के जो स्रोत हैं उनके लेखक ने भी बचपन में कई सपने देखे थे, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कुछ पूरे भी किए। वो मरीन ऑफिसर बने, बड़े जहाजों पर अफसर रहे, पायलट भी बने, है ना? हाँ, पायलट भी बने। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या हमारा चुना हुआ पेशा ही हमारी जिंदगी का असली रास्ता है? ये बहुत अहम सवाल है। एक बहुत जाने माने वियतनामी बौद्ध भिक्षु हैं, थिच नाथ हान। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा है? उन्होंने कहा, रास्ता ही लक्ष्य है। जीवन में अपना सच्चा मार्ग, अपना रास्ता खोजना, यही अपने आप में जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। ये सिर्फ कोई नौकरी पाने या पैसे कमाने से कहीं गहरी बात है। बिल्कुल सही। और लेखक ने भी शायद यही महसूस किया। अगर वो अपने शुरुआती पेशों में ही रह जाते, जैसे जहाज के अफसर या पायलट, तो शायद वो उस रास्ते पर कभी चल ही नहीं पाते जो उनके लिए बना था। कौन सा रास्ता? एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक बनना और दुनिया भर में लोगों को उद्यमिता और निवेश के बारे में सिखाना। ये उनका असली रास्ता निकला। तो सवाल ये है कि ये रास्ता मिलता कैसे है? कहाँ से पता चलता है कि यही सही रास्ता है? अनुभव तो यही बताता है कि ये रास्ता अक्सर हमें अपनी अपनी सहज बुद्धि, अपने दिल की आवाज, या जिसे हम अंदर की आवाज कहते हैं, उससे सुनने से मिलता है। अच्छा, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमें हमेशा जीवन का वो रास्ता दिखाए जो हमारे लिए सबसे सही हो। कई बार क्या होता है ना, उस बाहर के शोर में हमारी अपनी अंदर की आवाज कहीं दब जाती है। और यहीं पर शिक्षा के असली मायने का सवाल आता है ना? ये पाया गया है कि हमारे पारंपरिक स्कूल और कॉलेज वो मुख्य रूप से सिर्फ हमारे दिमागी विकास पर जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मानसिक पहलू पर। गणित, विज्ञान, इतिहास, ये सब दिमागी कसरतें हैं। लेकिन एक इंसान सिर्फ दिमाग तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक संपूर्ण इंसान के विकास के लिए मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, इन चारों आयामों पर ध्यान देना जरूरी है। और पारंपरिक स्कूलों का जो माहौल होता है, उसमें अक्सर एक चीज हावी रहती है, गलतियों का डर। हाँ, ये तो है। फेल होने का डर, सवाल पूछने में झिझक, कम नंबर आने का डर, नौकरी मिलेगी या नहीं इसका डर। अनजाने में ही सही, ये माहौल लोगों को एक खास तरह की सोच के लिए तैयार करता है। किस तरह की सोच? या तो कर्मचारी, ई क्वाड्रेंट बनने के लिए जहां सुरक्षा सबसे जरूरी है, या फिर छोटे स्वनियोजित पेशेवर, एस क्वाड्रेंट बनने के लिए जहां सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये दिलचस्प है। क्या इसीलिए इतिहास में इतने सारे सफल उद्यमी जो स्कूल पूरा नहीं कर पाए, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, हाँ संभव है, ये लोग उस पारंपरिक ढांचे में शायद फिट ही नहीं हो पाए। इन विचारों के पीछे जो लेखक है, उन्होंने भी एक समय पर पारंपरिक शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया था और व्यक्तिगत विकास के सेमिनार करने शुरू किए। पर्सनल डेवलपमेंट वाले। हाँ वही, वहां उन्हें सीखने का वो जुनून वापस मिला जो स्कूल में कहीं खो गया था। बिना डर के सीखना, अपनी मर्जी से। अच्छा। और यहीं से उनके मन में कई सवाल उठे। आखिर स्कूल क्यों बहुत सारे बच्चों के लिए काम नहीं करते? क्यों ज्यादातर शिक्षक
खुद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते और स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ क्यों नहीं सिखाते? हाँ, ये तो बड़े सवाल हैं। और इन्हीं सवालों ने, इसी जिज्ञासा ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ही एक उद्यमी बनने की प्रेरणा दी। तो मतलब सार ये निकलता है कि जीवन का असली रास्ता शायद सिर्फ दिमाग से नहीं मिलता। नहीं, वो दिल से मिलता है, अंदरूनी प्रेरणा से। दिल की आवाज अक्सर सही दिशा दिखाती है अगर हम उसे सुनना सीख जाएं। चलिए अब उस कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर वापस आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये मॉडल है क्या असल में? ये मॉडल ना एक बहुत ही सरल तरीका है ये समझने का कि लोग अपनी इनकम कैसे कमाते हैं। ये लोगों को 4 कैटेगरी में बांटता है, उनके पैसे कमाने के मेन सोर्स के आधार पर। अच्छा, कौन कौन सी कैटेगरी? पहली है ई, मतलब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं और बदले में सैलरी या तनख्वाह लेते हैं। ठीक है, ई मतलब एम्प्लॉय। दूसरी है एस, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक है, कोई वकील, कोई फ्रीलांसर या छोटा दुकानदार। ये अपना काम खुद करते हैं। ओके, ई और एस, और फिर क्वाड्रेंट के दाईं ओर? हाँ, दाईं ओर है तीसरा बी, यानी बिग बिजनेस ओनर। ये बड़े व्यवसाय के मालिक होते हैं, इनके पास एक सिस्टम होता है और बहुत सारे लोग, मतलब आमतौर पर 500 से ज्यादा कर्मचारी इनके लिए काम करते हैं। ये खुद रोज के काम में नहीं पड़ते? नहीं, ये सिस्टम को चलाते हैं। और चौथा है आई, यानी इन्वेस्टर या निवेशक। ये वो लोग हैं जिनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है। ये अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। SBI बी, तो ये सिर्फ 4 अलग अलग तरीके नहीं हैं पैसे कमाने के, ये तो जैसे 4 अलग अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल, यही समझना सबसे जरूरी है। हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए सिर्फ अलग स्किल ही नहीं चाहिए, बल्कि एकदम अलग मानसिकता, अलग वैल्यूज, अलग आदतें और यहाँ तक कि अलग तरह की शिक्षा और समझ की जरूरत होती है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे में जाना, मान लीजिए ई से बी में जाना, ये सिर्फ नौकरी बदलने जैसा नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, दुनिया को देखने के नजरिए, आपकी पूरी पहचान में एक बुनियादी बदलाव लाने जैसा है। इसे और आसानी से समझने के लिए वो ऐड और बिल वाली कहानी है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। हाँ, वो कहानी इस फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। मान लीजिए एक गांव है जहां पानी की किल्लत है। मुखिया ने 2 लोगों को पानी लाने का ठेका दिया, ऐड और बिल। हाँ, ऐड, जिसकी सोच थी ई या एस वाली, उसने फौरन 2 मजबूत बाल्टियां खरीदी और पास की झील से पानी ढो ढोकर गांव तक लाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक पसीना बहाया, मेहनत की और पैसा कमाया। ऐड ने मेहनत का रास्ता चुना। उसने देखा और पानी चाहिए तो और बड़ी बाल्टियां खरीदी, फिर बेटों को साथ लगाया, फिर कर्मचारी रख लिए। हाँ, और कर्मचारी रखे तो यूनियन बन गई, उनकी मांगें बढ़ने लगी, हड़तालें। ऐड की सारी एनर्जी इसी सब में खर्च होने लगी। वो अपने बनाए सिस्टम में खुद ही फंस गया। उसे लगातार काम करना पड़ता था, वरना आमदनी बंद। बिल्कुल, वो खुद ही वो सिस्टम बन गया था। दूसरी तरफ था बिल। ठेका मिलते ही बिल कहीं गायब हो गया। ऐड तो खुश हो गया होगा। हाँ, उसे लगा मुकाबला खत्म। लेकिन बिल कुछ महीनों बाद लौटा, और जब लौटा तो खाली हाथ नहीं। इस बीच उसने क्या किया था? उसने एक पूरा बिजनेस प्लान बनाया, कहीं से निवेशक ढूंढे, यानी दूसरों का पैसा, ओपीएम। हाँ, और एक अनुभवी कंस्ट्रक्शन टीम बनाई, यानी दूसरों का समय और हुनर, ओपीटी। बिल्कुल। और गांव तक झील से पानी लाने के लिए एक मजबूत स्टेनलेस स्टील की पाइपलाइन बिछा दी। अरे वाह, बाल्टी नहीं, पाइपलाइन। मतलब उसने पानी लाने का एक सिस्टम बना दिया। ठीक समझे। और सिर्फ सिस्टम नहीं बनाया, उसने एडी के मुकाबले कई बेहतर सर्विस दी। उसने घोषणा की कि उसका पानी एडी के पानी से ज्यादा साफ है, 24 घंटे उपलब्ध है और कीमत भी 75% कम है। फिर तो गांव वाले बिल के पास ही गए होंगे। जाहिर है, एडी का धंधा चौपट। उसे अपनी कीमतें गिरानी पड़ी और पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन बिल की सोच वो बी और आई वाली थी, है ना? वो यहीं नहीं रुका। बिल्कुल। बिल ने सोचा, अगर इस गांव को पानी की जरूरत है तो दुनिया में ऐसे हजारों गांव होंगे। उसने अपने इस पाइपलाइन सिस्टम को एक बिजनेस मॉडल बनाया और उसे दुनिया भर के गांवों में बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, हो सकता है वो हर बाल्टी पानी पर सिर्फ 1 पैसा कमा रहा हो, लेकिन जब रोज करोड़ों बाल्टियां सप्लाई हो रही हों तो सोचिए आमदनी कितनी होगी। उसने सिर्फ पानी की पाइपलाइन नहीं बनाई, उसने अपने लिए पैसे की पाइपलाइन बना ली। बिल्कुल सही।
ये कहानी ई और एस क्वाड्रेंट और बी और आई क्वाड्रेंट के बीच का बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। बी और आई वाले लोग अक्सर ओपीटी और ओपीएम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझना आसान हो गया कि ये क्वाड्रेंट सिर्फ आय के स्रोत नहीं, बल्कि ये अलग-अलग मानसिकता, डर और इच्छाओं को भी दिखाते हैं। हाँ, जैसे ई क्वाड्रेंट यानी कर्मचारी, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। वो अक्सर ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जो सुरक्षित हों, स्थायी हों, जिसमें अच्छे फायदे मिलते हों, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान। बिल्कुल, उनके लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी होती है नौकरी की गारंटी और स्थिरता का एहसास। और एस क्वाड्रेंट वाले जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मूल्य होता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। वो अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। उनकी एक आम सोच होती है, अगर कोई काम बिल्कुल सही ढंग से करवाना है तो उसे खुद ही करो। हाँ, ये सुना है मैंने। ना काम किसी और को सौंपना पसंद नहीं होता। उन्हें लगता है कोई और उनके जैसा अच्छा काम कर ही नहीं सकता, और यहीं पर वो अक्सर अटक जाते हैं। ये दिलचस्प है। एस वाले का खुद पर इतना भरोसा ही शायद उसे बी बनने से रोकता है। काफी हद तक, क्योंकि बी क्वाड्रेंट वाले यानी बड़े व्यवसाय के मालिक, उनकी मुख्य ताकत ही यही होती है कि वो सिस्टम बनाते हैं और लोगों को लीड करते हैं। वो अपने आसपास खुद से ज्यादा स्मार्ट और कुशल लोगों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो ई हो, एस हो या दूसरे बी और आई हो। उनका मंत्र क्या होता है? उनका मंत्र होता है, आप खुद क्यों करें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं जो उससे आपसे बेहतर कर सकता है। हेनरी फोर्ड वाला किस्सा याद है? हाँ, जब उन पर अज्ञानी होने का आरोप लगा था। हाँ, तो उन्होंने कहा, कोई भी सवाल पूछिए। फिर अपने अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर सारे जवाब दिलवा दिए। बी क्वाड्रेंट वाले सिस्टम के मालिक होते हैं, नौकरी के नहीं। मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण भी यही दिखाता है। शायद आप उनसे बेहतर बर्गर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या आप उनसे बेहतर बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं? शायद नहीं। यही बी क्वाड्रेंट की शक्ति है, सिस्टम। एकदम सही। और इसी सिस्टम की वजह से एक सच्चा बी टाइप मालिक अपने बिजनेस को 1 साल के लिए छोड़कर कहीं घूमने जा सकता है और वापस आके देखेगा कि बिजनेस और अच्छा चल रहा है। हाँ, पहले से ज्यादा मुनाफे में है और बेहतर चल रहा है, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं। एस के लिए ये सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही सिस्टम होता है। अगर वो काम छोड़ दे तो आमदनी बंद। और आखिर में आते हैं आई, यानी निवेशक। इनका तो एक ही लक्ष्य होता है, पैसे से पैसा बनाना। हाँ, उनका सारा ध्यान होता है निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वो जोखिम को समझते हैं, उसका आकलन करते हैं और उसे मैनेज करना जानते हैं। वो अपने पैसे को मेहनत करवाते हैं। तो अगर किसी को ई या एस से बी या आई क्वाड्रेंट की तरफ जाना है तो सोच बदलनी होगी, और इसके लिए शायद सबसे जरूरी चीज है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, खासकर बी और आई क्वाड्रेंट में सफलता के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पैसे के खेल को समझें, कैश फ्लो यानी पैसे के बहाव की दिशा को समझें और उसे कंट्रोल कर सकें। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ, ये पता होना चाहिए। और यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक आता है, परिसंपत्ति एसेट और देयता लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझना। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया ना। हाँ, बेहद सरल और शक्तिशाली परिभाषा है। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस सुनने में सरल है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, अपना घर, जिस पर होम लोन चल रहा है, वो तकनीकी रूप से एसेट नहीं, लायबिलिटी है। सही पकड़ा। क्यों? क्योंकि हर महीने उस घर की किश्त, EMI, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मरम्मत का खर्चा आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। हाँ, वो घर बैंक के लिए जरूर एक असेट है, क्योंकि बैंक को उससे आपकी किश्तों के रूप में पैसा मिल रहा है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसी तरह बैंक में सेविंग्स अकाउंट, वो आपके लिए असेट है क्योंकि उससे ब्याज मिल रहा है, पैसा जेब में आ रहा है। लेकिन वही सेविंग्स अकाउंट बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उन्हें आपको ब्याज देना पड़ रहा है। कमाल है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से देखना सीखें। आंकड़े क्या कह रहे हैं, कैश फ्लो किधर जा रहा है। हाँ, यही असली कहानी है। और जब कहा जाता है अपना खुद का व्यवसाय संभालो, माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका गहरा मतलब है कि आप अपनी असेट कॉलम बनाने पर ध्यान दें।
ऐसी चीजें खरीदें और बनाएं जो लगातार आपकी जेब में पैसा डालती रहें। अब निवेश की बात आई तो एक आम डर है कि निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है, पैसा डूब सकता है। इसका क्या करें? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन तर्क ये है कि निवेश अपने आप में जोखिम भरा नहीं है। जोखिम भरा है वित्तीय रूप से अशिक्षित होना, मतलब जानकारी न होना। अच्छा। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कब बेचेंगे, तो जाहिर है जोखिम है। जैसे गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी चलाना जोखिम भरा है, पर सीख लेने के बाद जोखिम कम हो जाता है। मतलब निवेश करना भी सीखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। 1971 में जब अमेरिकी डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा, हाँ, तब से सिर्फ बैंक में पैसा बचाकर रखना उतना फायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि समय के साथ मुद्रा का मूल्य घटता है, महंगाई बढ़ती है। आपका बचाया हुआ पैसा पड़े पड़े अपनी खरीद शक्ति खो रहा होता है। तो फिर असली निवेशक क्या करते हैं? असली निवेशक अपना पैसा कहीं एक जगह पार्क करते नहीं रखते। वो पैसे को लगातार घुमाते रहते हैं, काम पर लगाए रखते हैं। इसे पैसे का वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मनी। पैसा जितनी तेजी से घूमेगा उतनी जल्दी और पैसा बनाएगा। इसके लिए वो मोनोपोली वाले खेल का उदाहरण बड़ा सही लगता है। खेल में कैसे अमीर बनते हैं? पहले 4 हरे घर खरीदो। हाँ, फिर उन्हें बेचकर एक बड़ा लाल होटल बना लो। असल जिंदगी में भी यही होता है। बिल्कुल, असल जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। पहले छोटी छोटी परिसंपत्तियां खरीदें जो कैश फ्लो दें, फिर धीरे धीरे उनसे होने वाली आय से या उन्हें बेचकर बड़ी परिसंपत्तियां खरीदें। 4 हरे घर आपको एक लाल होटल तक पहुंचा सकते हैं। और जोखिम? उसे मैनेज किया जा सकता है। हाँ, उसे कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ये उससे तो बेहतर है कि डर के मारे हम कोई कदम ही ना उठाएं। असली निवेशक तो तब भी पैसा बनाते हैं जब बाजार गिर रहा होता है। वो कैसे? क्योंकि वो जानते हैं कि कब खरीदना है। जब बाकी सब लोग डर कर अपना माल सस्ते में बेच रहे होते हैं, तब ये शांत रहकर अच्छी चीजें कम दाम पर खरीद रहे होते हैं। वॉरेन बफे ने कहा है ना, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। बिल्कुल वही। तो ये सब करने के लिए, मतलब ई से एस या बी या आई की तरफ बढ़ने के लिए सिर्फ जानकारी या पैसा ही काफी नहीं है, कुछ और भी है जो हमें रोकता है। हाँ, और वो शायद सबसे बड़ी बाधा है, गलतियां करने का डर। याद है हमने शुरू में बात की थी कि स्कूल हमें गलतियों के लिए सजा देते हैं। हाँ, इस वजह से हमारे अंदर गलती करने का डर बैठ जाता है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि इंसान सीखता है गलतियों से। बिल्कुल। थॉमस एडिसन वाला उदाहरण। हाँ। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 1014 बार असफल हुए, पर उन्होंने उसे असफलता नहीं माना। उन्होंने कहा, मैंने बस 1014 ऐसे तरीके खोज निकाले जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है। कमाल का नजरिया। यही नजरिया चाहिए। कहा जाता है कि आपका वित्तीय आईक्यू का लगभग 90% हिस्सा आपका भावनात्मक आईक्यू होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, 90%? हाँ, डर, लालच, शक, निराशा, अधीरता, ये भावनाएं अक्सर हमारे पैसे से जुड़े फैसले लेती हैं, न कि हमारा दिमाग। बाजार गिरता है तो डर हावी, सब भागने लगते हैं। बढ़ता है तो लालच हावी, लोग बिना सोचे कूद पड़ते हैं। इन भावनाओं को पहचानना और कंट्रोल करना, यही असली चुनौती है। तो नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने के बजाय वित्तीय स्वतंत्रता को चुनना, ये सिर्फ एक लॉजिकल फैसला नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक बदलाव भी है। बिल्कुल। डर हमेशा कहता है सुरक्षित खेलो, जबकि समझदारी कहती है स्मार्ट खेलो, जोखिम लो पर उसे मैनेज करना सीखो। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाए गए हैं। जैसे पहला कदम, अपना खुद का व्यवसाय संभालें। माइंड योर ओन बिजनेस, यानी नौकरी करते हुए भी साइड में अपनी असेट्स बनाना शुरू करें। ओके। दूसरा कदम, अपने कैश फ्लो पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर कैश फ्लो। बारीकी से देखें पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। फिजूल खर्ची रोकें, बचत बढ़ाएं और उसे निवेश करें। महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआत करें, चाहे छोटे कदमों से ही सही, और लगातार सीखते रहें। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कुछ अलग करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि एक अलग इंसान बनने के बारे में है। अमीर लोगों की तरह काम करने से पहले हमें उनकी तरह सोचना सीखना होगा। हाँ, उनकी तरह विश्वास करना। मानसिकता बदलेगी तो आदतें बदलेंगी,
आदतें बदलेंगी तो काम बदलेंगे, और काम बदलेंगे तो नतीजे भी जरूर बदलेंगे। सोच ही बीज है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि आय कमाने और अपना वित्तीय जीवन जीने के कई अलग-अलग रास्ते हैं। कर्मचारी ई, स्वनियोजित एस, बड़े व्यवसाय के मालिक बी, या फिर निवेशक आय। को देखने का अलग नजरिया चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि सिर्फ नौकरी की सुरक्षा के भरोसे रहने के बजाय वित्तीय साक्षरता हासिल करना कितना जरूरी है। हाँ, असेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच को काबू में रखना सीखना, और ऐसे सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे, यह सब वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले कदम हो सकते हैं। और ये सिर्फ ज्यादा पैसा जमा करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, आप असल में कौन बनना चाहते हैं, और आप ऐसा कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं जो आपके अंदरूनी मूल्यों और सपनों से मेल खाता हो। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज इन 4 क्वाड्रेंट्स ई, एस, बी और आई और इनके पीछे की सोच को समझने के बाद क्या किसी के अपने नजरिए में कोई बदलाव आया है? कोई व्यक्ति वर्तमान में अपनी आय कैसे अर्जित कर रहा है और भविष्य में खुद को कहाँ देखता है? इन चारों में से कौन सा रास्ता किसी की अपनी अंदरूनी इच्छा, गहरे लक्ष्यों और वो जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसके साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है? इस पर जरूर विचार करना चाहिए।